हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिस्टम थ्योरी और कंटीजेंसी थ्योरी को कंप्लीट किया था मैनेजमेंट में। आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम आप आज करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चा कि कितने तरह की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, है ना जी। तो चलिए चलते हैं क्लास में और शुरुआत क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आइए जी, देखिए सबसे पहला काम, आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये नोट्स और पीडीएफ चाहिए और वो सारा इंफॉर्मेशन तो वहां पे आपको मिलता रहेगा, और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 बिजनेस मैनेजमेंट आज हम कर रहे हैं, और जिसमें हम करने वाले हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप एक बात बताइएगा सिंपल सी भाषा में, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है कि भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरीके के रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हैं। अगर एक है स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, अब उसका ढांचा क्या है, फंक्शंस क्या हैं, तो किस किस बेस पर कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की चर्चा करनी है, आइए उसके लिए मैंने कुछ लिख रखा है, उसके अनुसार हम समझते हैं क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिएगा जी, सबसे पहला क्या, देखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन पूरी प्लानिंग करके अपनी एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव होना ही होना है। बिना ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के पूरा पर्पस हो ही नहीं सकता। अभी जैसे मेरा नेट वाला भैया है, अब मैं इसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूं बहुत बड़ा, तो उसके लिए पर ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव भाई साहब आपका जेआरएफ कंप्लीट कराना, दैट्स इट, ना ज्यादा ना कम, कुछ नहीं, जेआरएफ होना, ये हो गया। तो उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी क्या होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है। कह रहा है जिसको हमें अलग अलग फंक्शंस के बेस पे फुलफिल करना होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग कामों के थ्रू, अलग अलग जरिया के थ्रू हमको उसको कंप्लीट करना पड़ता है। अब सवाल है कि कौन कौन सा फंक्शन, क्या सवाल है, कौन कौन सा फंक्शन, तो भैया वो फंक्शन जो है, एक तो डिपार्टमेंटेशन आपको फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं पढ़ाता हूं, मेरा काम पढ़ाना है, उसके पीछे की टीम जो एडिटिंग है वो करेगी, फिर और भी ग्राफिक्स का काम कोई और, कैमरा का काम कोई और, तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, भाई कैमरा वाला डिपार्टमेंट तुम देखो, है ना। तो ये सारी चीजें उसके साथ पोस्ट स्टैब्लिश करके, पहला क्या, डिपार्टमेंटेशन फॉर्मेशन करके, और दूसरा है पोस्ट स्टैब्लिश करके। अब किसको क्या कौन सा पोस्ट देना है वो आप जानो। उसके साथ तीसरा है, और इसी बीच में पीपल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करके, यानी कि जो लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करके। तो ये तीन काम करके आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब रिलेशन, सवाल ये कि रिलेशन किसके बीच में स्टैब्लिश करना, तो कह रहा है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन को बिल्ड करने और इसी रिलेशन को मेंटेन करने को ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं एक बार फिर से बताऊं, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैंने क्या बोला, हर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी अपनी प्लानिंग होती है और इसी प्लानिंग के बेस पर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सेट करती है ना, और जिसको हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग फंक्शन के बेस पे फुलफिल करना होता है। अब सवाल है कौन कौन से फंक्शन, तो सर डिपार्टमेंट फॉर्मेशन करके, पोस्ट स्टेब्लिश करके, और पीपल के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करके। अब ये रिलेशन कौन सा, तो ये रिलेशन होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, मतलब बोलता है ना सीनियर और जूनियर का रिलेशन स्टेब्लिश करके, उसको बिल्ड करके, और इसी रिलेशन को कंटिन्यू मेंटेन करने को ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। बात समझ में आई जी सर। अब इसमें देखिएगा दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है जिसके तहत वो काम करती है, और दूसरा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नेचुरली एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। वो होता है ना, हम लोग दोस्त लोग मिलकर यार करके एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिए, दिन रात मस्ती हो रही है, अरे वहां वो वाला चीज हुआ था, यहाँ ये वाला चीज हुआ था। और अगर लड़कियों की बात करें तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं आ बहन चुगली करें, है ना, वो चुगली वाला ग्रुप जो होता है हम लोग। वैसे लड़के लोग भी चुगली करते हैं आजकल उन लोगों के पास भी काम नहीं है तो रील्स भी बनाते हैं और चुगली भी करते हैं, नालायक, है ना। रील्स मतलब अच्छा वाला, नालायक आई मीन खराब वाला, अच्छा वाला नहीं, अब एजुकेशन वाला नहीं। चलो नेक्स्ट चलें जी। तो ये नेचुरली वाला ग्रुप और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए जो ग्रुप बनता है तो उसको बोलते हैं क्या, सर भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, है ना।
अब आइए, अब चलते हैं बुक में। कह रहा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फॉर्मल एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस पार्ट ऑफ फर्म और एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं जी, कि जो फॉर्मल है, जो एस्टैब्लिश पैटर्न रखा है, रिलेशनशिप मेंटेन किया है किसके बीच में, अलग अलग फर्म के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, उस लोगों के बीच में रिलेशन मेंटेन करना, सीधा सीधी बात है ना। द फैक्ट दैट दीज रिलेशनशिप आर फॉर्मल इंप्लाइज दैट दे आर डेलिबरेटली स्पेसिफाइड एंड एडेप्टेड एंड डू नॉट इन्वॉल्व ऑन देयर ओन। तो बोल रहा भाई साहब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रिलेशनशिप कैसे होते हैं, फॉर्मल होते हैं, मतलब अपना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो क्या करते हैं, मिलते हैं। कह रहा है ऑफ कोर्स इट मे समटाइम्स हैपन दैट द गिवन एज ए अनयूजुअल सिचुएशन, कभी कभी अनयूजुअल सिचुएशन दे दिया जाता है। न्यू वर्किंग रिलेशनशिप में इवॉल्व विच मे बी लेटर बी अडॉप्टेड एज ए रिप्रेजेंटिंग ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है जो नया नया रिलेशन, मतलब नया नया रिलेशनशिप करेंगे, मतलब वो रिलेशन नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, यहाँ रिलेशन मतलब दो वर्कर्स, दो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप की बात करी गई है। तो उनका जो नया रिलेशनशिप हो सकता है उस समय अच्छे तरीके से ना मेंटेन हो, लेकिन धीरे 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 वो बात बनती चली जाती है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है a structure is frequently defined in terms of, कौन कौन से टर्म्स में स्ट्रक्चर बनता है, in an organization chart and job description, the formal relationship of people in the organization and their duties। तो पहला जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ का ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, कि क्या क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या क्या ड्यूटीज होगा, और दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन, कि भैया पीपल जो होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरह के होंगे और उनकी ड्यूटीज क्या होगी। तो ये बात पहला। दूसरा नंबर कह रहा है बाय द वेज which various activities or responsibilities are assigned to the departments or people in the organization। तो बोल रहा है किस तरीके से जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको ड्यूटी असाइन की जाएगी और लोग काम करेंगे। तीसरा कह रहा था द वे बाय विच दीज एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड, और किस तरीके से कौन सा रास्ते के थ्रू ये एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। द पावर एंड द हायरार्किकल रिलेशनशिप, और उसके बाद पावर क्या होगा, हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या होगा, सुपीरियर जूनियर वाला जो रिलेशन है वो क्या होगा, इसकी बात कर रहा है। एंड द प्लान्ड एंड द फॉर्मलाइज्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स and controls that guide the activities and relationship of the people in the hospital। ये देखो एक हॉस्पिटल की चर्चा करी गई है इसमें, है ना, इसीलिए हॉस्पिटल यहाँ लिख गया कि एक हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें होंगी इसके बारे में बताया गया, और ये 5 स्ट्रक्चर फॉलो किए जाएंगे, 5 तरीके की चीजें फॉलो की जाएगी। लास्ट वाला क्या था कि भाई प्लान और फॉर्मलाइज पॉलिसीज और रेगुलेशंस की बात करेगी। तो फर्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या उसका रिलेशनशिप होगा। दूसरा कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में देखी जाएंगी। तीसरा आपका एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कैसे किया जाएगा। चौथा पावर और हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होगा। और पांचवा कि जो प्लान और फॉर्मलाइज्ड पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स है, उनको कंट्रोल और उनको देखेगा कौन। तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया। क्या दिस इज जनरली कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। कह रहा अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी इनफॉर्मल अनप्लान्ड स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप अकर इन अ हॉस्पिटल वेयर फॉर्मल स्ट्रक्चर इज नॉट स्ट्रिक्टली अलाउड, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ना, जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी करने जाओगे, ज्वाइन करोगे, तो वहां क्या होगा ना कि फॉर्मल वाला काम तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ना दोस्ती भी हो जाएगी एक दूसरे से। और जब दोस्ती हो जाएगी तो बोलेंगे ना यार व्हाट्सएप नंबर देखें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए क्या, एक एकदम मस्ती करेंगे उसमें, तो वो वाला उस ग्रुप को बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा आइए देखते हैं। कह रहा इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर is the pattern of relationship among the positions in the organization and among the members of the organization। तो बोल रहा है कि पैटर्न क्या होगा, आपका जो पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में उसके रिलेशनशिप का पैटर्न क्या होगा, उसकी बात ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहता है। स्ट्रक्चर डिफाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क रूल्स, रिलेशनशिप एंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, डिवाइड्स वर्क अमंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज सो दैट they are directed towards achieving the same goals and objectives of the organization। तो ये बात बोल रहा है स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क रूल उसका क्या है, रिलेशनशिप कैसा मेंटेन किया है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इस तरह से मेंटेन किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर दिया जा सके। ऐसा नहीं कि मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और हो, लोगों का ऑब्जेक्टिव कुछ और है ना। चलिए तो आप नेक्स्ट चलें। जी सर,
क्या कह रहा है, अब है दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक तो होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है देखिएगा इसको ध्यान समझिएगा, कह रहा है इफ यू एंड योर कलीग्स decide to meet every Saturday evening for 1 hour and the form of recreation club to play chess and carom, you are a meeting in an informal organization। बोल रहा भाई साहब अगर आप और आपका कलीग एक डिसाइड करता है कि चलो संडे को मिलते हैं कहीं पार्टी करते हैं, वैसे यहाँ तो बात कर रहा है चेस खेलने का और कैरम खेलने का, चलो खेलते हैं, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कह रहा है हाउएवर व्हेन द सेम ग्रुप योर कलीग्स मीट्स टू रिव्यू द लास्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस एंड द प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 months, इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहा है अगर वही ग्रुप, ठीक है, अगर आपका मिलता है कि भैया 3 महीने का परफॉर्मेंस हम लोग का क्या हुआ था और अगले 3 महीने का परफॉर्मेंस क्या होगा, इसके लिए मीटिंग करने के लिए, तो इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो तो व्हाइल द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज इन स्पॉन्टेनियस, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट एंड प्लान्ड एफर्ट टू पैटर्न एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप इन अ स्पेसिफिक मैनर to facilitate achieving the specified objectives। तो बोल रहा है भाई साहब ऐसा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो कभी भी जनरेट हो जाता है, स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो रिजल्ट होता है प्लान्ड एफर्ट्स का, डेलिबरेट का, पैटर्न एक्टिविटीज का या रिलेशनशिप्स का, जो हम एक स्पेसिफिक मैनर में कंटिन्यू करते हैं, है ना। कह रहा है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लिसिट डिसीजन मेकिंग। क्या है, एक्सप्लिसिट डिसीजन मेकिंग का रिजल्ट है डिसाइडिंग हाउ पीपल एंड एक्टिविटी शुड बी रिलेटेड टू दी वन अनदर। तो एक एक्टिविटी दूसरे से कैसा रिलेटेड है, इसमें यह हम डिसाइड करते हैं। हाउएवर देयर इज नो सच डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्ड इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वी मे बी सिंपली इवॉल्व ओवर टाइम। तो बोल रहा भाई साहब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस कोई काम होता है, ठीक है, मिले उसका खत्म, ऐसा कह रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोथ फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट टुगेदर टू फॉर्म द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि काम 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 जिस ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहेगा तो भैया वो तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट हो गया मैक्स पेपर का, तो वो तो दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी बनाए जाते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए जाते हैं खुद ही। द फॉर्मल स्ट्रक्चर डिलिनेट्स specific departments, activities, people and their reporting relationship, and the informal structure refers to the social group of friendship which people working together may form। तो भाई साहब ये तो बार बार बोला गया कि फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो डिपार्टमेंट एक्टिविटीज और पीपल्स को रिलेट करता है, जो रिलेशनशिप मेंटेन करता है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, पर्पस के लिए। और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो कोई रिलेशन नहीं, वो फ्रेंड्स पब्लिक सोशल रिलेशन के लिए मेंटेन किया जाता है। आइए कह रहा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो कौन कौन सा फॉर्म है, देखिए, और जो फॉर्म्स हैं मतलब उसके टाइप्स हो गया। अब जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका टाइप बताया गया है, कह रहा डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ऑर्डिनरली कंसिडर्ड टू बी ए मैटर ऑफ चॉइस अमॉन्ग ए लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव। बिल्कुल बात सही है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर हम ऑर्डिनरली कंसीडर करें या डिसाइड करें तो उसके लिए हमको बहुत सारे अल्टरनेटिव की जरूरत पड़ती है। कह रहा देयर आर 3 ट्रेडिशनल फॉर्म्स, 3 तरीके के ट्रेडिशनल फॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिकली, लेकिन बहुत सारे और भी इन्वॉल्व हैं। कह रहा लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, and 2 newer forms that is committee और matrix organization आया है, ये 5 अभी है। कह रहा in fact no particular form is the best and in practice an admixture of all these or is of some of found the various type of formal organizational structure are। तो बोल रहा भाई साहब ऐसा है, ये पांचों के स्ट्रक्चर हैं, जिसको जैसा इच्छा करता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है बेस्ट है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आइए तो सबसे पहले लाइन, फिर लाइन स्टाफ, फंक्शनल, कमिटी, प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स। आइए एक एक करके थोड़ी थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा जी, अगर हम बात करें लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जैसे आपने कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखा होगा जहां सिर्फ सीनियर की चलती है ना, जहां सिर्फ सीनियर की चलती, सीनियर जो बोल दिया वही सब कुछ होगा। और अक्सर ये मिलिट्री में देखी जाती है ना, मिलिट्री में आप देखते होंगे सीनियर सब कुछ होता है, सीनियर के सामने आपको खड़ा रहना पड़ता है, उसी की सुननी पड़ती है, नीचे वाला से ऊपर वाला को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो बोल दिया वो मतलब जाता है। तो इसीलिए सबसे ओल्डर फॉर्म ये है, और इसको इसी को कहते हैं क्या, लाइन टाइप ऑर्गेनाइजेशन। आइए कह रहा है दिस इज ऑल्सो नोन एज स्केलर, मिलिट्री, डिपार्टमेंटल और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन परहैप्स
इन द ओल्डेस्ट फॉर्म। तो सर इसको क्या क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, मिलिट्री भी बोल सकते हैं, डिपार्टमेंटल और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ओल्डेस्ट फॉर्म, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है ये। कह रहा है दिस कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और हायरार्की डिराइव फ्रॉम अ स्केलर प्रोसेस। तो ऊपर से नीचे, स्केलर प्रोसेस का मतलब ऊपर से नीचे तक। कह रहा है देयर मस्ट बी ए सिंगल हेड हु कमांड्स इट। तो बोल रहा है एक ही हेड होना चाहिए जो इसको कमांड करेगा। इट इज परहैप्स दैट द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे सिंपल और सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सवाल पूछा गया है। कह रहा है इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एवरी मैनेजर exercise a direct authority over his subordinate who in turn directly reports to their superior। तो वही हुआ ना बात, सिंपली सी बात क्या कि आप अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करो और सुपीरियर ही आपको जो डायरेक्शन दे उसको फॉलो करो, बस। कह रहा देयर इज अ हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑथोरिटी। ये बात बिल्कुल सही है। हर डिपार्टमेंट सेल्फ कंटेन्ड है और इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर डिपार्टमेंट अलग से करता है। लाइंस ऑफ अथॉरिटी आर वर्टिकल, टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच है, मतलब ऊपर से नीचे वाला आएगा, है ना। There are no staff specialist। हाँ, यहाँ कोई स्टाफ का स्पेशलिस्ट नहीं होता है। आइए, तो ये बात हो गया। क्या क्या इसमें ध्यान रखना है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कि सर सबसे सिंपलेस्ट और ये ओल्डेस्ट है, उसके साथ साथ मिलिट्री ट्रेडिशनल की बात ये करता है। उसके बाद है एडवांटेज। कह रहा है कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं है इसमें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कोई भी। क्लियरली डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हर इंडिविजुअल का। एवरी पर्सन नोज क्लियरली हुम, किसको रिपोर्ट करना है और कब रिपोर्ट करना है, ये हर पर्सन जानता है। यूनिटी ऑफ कमांड इसको फॉलो करता है। बेटर सुपरविजन का ये क्या करता है, ग्रेट डिसिप्लिन फॉलो करता है और बेटर सुपरविजन प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि हर किसी को अपना ऊपर वाला से ये करना पड़ता है, तो इसकी वजह से इसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। कह रहा लाइन मैनेजर्स आर ओवरबर्डन विद अ लॉट ऑफ वर्क। और लाइन के जो मैनेजर्स होते हैं ओवरबर्डन होते हैं। कह रहा मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर हैज टू मॉनिटर सेल्स एंड असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सेल्समैन। सब कुछ काम करना पड़ता है किसको, मार्केटिंग मैनेजर को। ये एग्जांपल है कि इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एज अ रिजल्ट सबऑर्डिनेट्स में लूज इनिशिएटिव। तो ये बात डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसलिए बोला क्योंकि ऊपर से नीचे तक हमेशा सुनना ही पड़ेगा, नीचे से ऊपर का कोई मतलब नहीं है। द लाइन मैनेजर्स एंजॉय मोनोपोली इन द मैटर ऑफ डिसीजन। और जो लाइन मैनेजर्स है वो मोनोपोली को एंजॉय करते हैं, भाई मजे मजे में काम करिए। अब आ जाओ दूसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो दूसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, लाइन वाले काम करने वाले होते हैं और स्टाफ वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक्सपर्टीज होते हैं। दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर दिया गया, लाइन और स्टाफ। तो लाइन में सिंपली था कि भाई वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ठीक है चलो उसको फॉलो करो। अब उसमें से एक आता है एक्सपर्टीज इंसान, और वो एक्सपर्टीज इंसान होता है स्टाफ वाला। और स्टाफ वाला क्या करता है, लाइन को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई तुम ऐसे काम कर सकते हो, वो अपना एक्सपर्टीज बताता है। लेकिन मैं यहां बता दूं कि लाइन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर कोई काम गलत हुआ तो स्टाफ वाले पे वो कुछ नहीं कर सकता। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, सीधा सीधी लाइन का होता है। स्टाफ पे कोई चीज कोई ब्लेम नहीं लेगा। ये वही बात हो गया ना, ठीक है। हम तुमको बता तो जरूर रहे हैं लेकिन सही होगा या गलत होगा तुम समझो, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो वाली बात हो जाती है। कह रहा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द अथॉरिटी फ्लोज इन अ वर्टिकल लाइन एंड गेट द हेल्प ऑफ स्टाफ स्पेशलिस्ट हु आर इन अ एडवाइजरी। कौन है एडवाइजरी में, व्हेन द लाइन एग्जीक्यूटिव नीड एडवाइस, जब लाइन को एडवाइस की जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में, दीज स्टाफ स्पेशलाइज्ड आर कंसल्टेड। तो ये जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग होते हैं इसको कंसल्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल चीफ अकाउंटेंट हैज कमांड अथॉरिटी ओवर द अकाउंटेंट्स एंड क्लर्क इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट बट ही हैज ओनली एडवाइजरी रिलेशनशिप विद द अदर डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन और सेल्स। तो भाई साहब क्या हुआ कि जो स्टाफ वाले थे वो सिर्फ बताए आपको कि भाई देखो ऐसे काम कर सकते हो, करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई तुम्हारा है। तो सही हुआ तो भी ठीक, गलत हुआ तो भी ठीक। एडवांटेज क्या क्या लाइन का, कह रहा स्टाफ एक्सपर्ट प्रोवाइड सपोर्ट टू द लाइन पर्सोनल। ये बात बिल्कुल सही है। स्टाफ प्रोवाइड क्या करते हैं, अपने एक्सपर्टीज को बताते हैं जिनसे उनका काम थोड़ा इजी हो जाता है और परफॉर्म वेल करते हैं। लाइन एग्जीक्यूटिव गेट्स रिलीफ फ्रॉम वर्क बर्डन। लाइन का जो बर्डन है वो थोड़ा कम होता है क्योंकि उनको वहां से एक्सपर्टीज का फायदा मिल जाता है। सजेशन गिवन बाय स्टाफ एक्सपर्ट्स हेल्प्स टू टेक बेटर डिसीजंस। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास कोई बुजुर्ग है या एक्सपर्टीज इंसान है तो आपको हेल्प हो जाएगा आगे काम करने में। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है।
तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एन अराइज बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ बोल रहा है। आप देखो ये भी तो हो सकता है ना कि लाइन वाले बोल रहे हो कि भाई ये काम करेंगे और स्टाफ बोल रहा है नहीं ये गलत हो जाएगा, तुम ये मत करो, है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। द स्टाफ एक्सपर्ट डू नॉट हैव अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, दे कैन ओनली, ये हाँ ये बताया तो मैंने कि जो स्टाफ है वो सिर्फ अपना एक्सपर्ट को यूज नहीं कर सकते, बता सकते हैं। यूज करने का पावर लाइन के हाथ में है, तो लाइन चाहे तो यूज करे नहीं तो नहीं यूज करे। तो ये तो बात हो गई लाइन और इसकी, ठीक है। तो लाइन और स्टाफ में बस एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि सारा का सारा काम लाइन करेगा, स्टाफ सिर्फ उसको जब सजेशन की जरूरत होगी तो देगा। सजेशन भी वो तब लेगा जब उसको मन करे, नहीं करेगा तो नहीं लेगा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाएगा कौन अल्टीमेटली, सर लाइन वाला ही, है ना। चलिए अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, सर काम के बेसिस पर डिवीजन कर देना। क्या रहा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वेयर अथॉरिटी रेस्ट विद द फंक्शनल हेड। फंक्शनल हेड बनाकर वो अथॉरिटी क्या करता है, रेस्ट करता है। द स्ट्रक्चर इज सैंक्शन्ड बाय द डिपार्टमेंटल ग्रुप्स, डिपार्टमेंटल ग्रुप बना दिया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ फंक्शनल एरिया, अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं, है ना। This organization has a group of activities in accordance with their functions of an organization such as production, marketing, finance, human resource and so on। तो बोल रहा भाई साहब इसको काम के हिसाब से उसके ग्रुप बांट दिया जाता है। जैसे जो एचआर का काम दिखेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट दिखेगा वो उसका मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस का अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वाले अलग हो जाते हैं। कह रहा देयर द स्पेशलिस्ट इन चार्ज ऑफ ए फंक्शनल डिपार्टमेंट हैज द अथॉरिटी ओवर ऑल ओवर द एम्प्लॉयज फॉर हिज फंक्शन। अब जो फंक्शनल डिपार्टमेंट में जिस चीज का वो हेड होगा उसका उस सारे लोगों के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कह रहा इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेयर हुज स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म स्पेशलाइज्ड टास्क और एक्टिविटीज in order to attain the goals of organization। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही टाइप है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को देखते हुए मिलता है कि आपको जो काम है उसी काम के बेस पर आप परफॉर्म करिए और ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव कर लीजिए। कह रहा दिस स्ट्रक्चर इमर्ज फ्रॉम द आइडिया दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस इन ऑर्डर टू कैरी इट्स ऑपरेशंस। तो क्या बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है और इसका जो आइडिया है ना, किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शनल की। तो ये क्या बोल रहा है कि परफॉर्म करना पड़ेगा आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कैरी करने के लिए, इसके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। ये यार ये सेम घुमा फिरा के बोल रहा है, मिला जुला के इसका मतलब यही है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है काम के बेसिस पर इसका डिवीजन करना, दैट्स इट। क्या क्या, तो भाई फाइनेंस है तो फाइनेंस, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग, एचआरएम है तो एचआरएम, और यही चीज है। कह रहा है एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या है, प्रमोट स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन होता है, लाइन ऑफ वर्क, ठीक है ना। ईच फंक्शनल हेड लुक्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज, हर देखो काम बांट दिया तो मार्केटिंग वाला में कोई दिक्कत आएगा तो किसके पास जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर के पास जाएगा, तो दिक्कत नहीं होती है। कह रहा है ईच इंडिविजुअल कंसंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, नो मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो हर इंडिविजुअल का अपना काम डिवाइड है उसके हिसाब से वो काम करता है। कह रहा डिसएडवांटेज क्या है, कह रहा मोर नंबर डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन, ज्यादा डिपार्टमेंट होगा ज्यादा कॉन्फ्लिक्शन होगा, एक दूसरे से रिलेशन मेंटेन करने में दिक्कत होगी। डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा डिले इन अराइविंग डिसीजंस, बिल्कुल सही, देर होगा ही। हर डिपार्टमेंट से तुमको, जैसे मान लो अभी तुमको को मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करना है, अब पैसा खर्च करना है तुमको जाना कहाँ पड़ेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि वहीं से पैसा मिलेगा। अब जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा इश्यू नहीं करेगा तुम्हारा मार्केटिंग रुका हुआ है ना, तो इसीलिए डिले वाला बात बोला कि भाई यहाँ पे क्या होता है, डिले हो जाएगा इसकी वजह से। अब है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब देखो कमिटी क्या होता है, ठीक है, कमिटी कहने का मतलब होता है जहां कुछ लोग मिलते हैं, अपनी नीड्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करते हैं, बताते हैं और उस ऑब्जेक्टिव के बेस पर परफॉर्म किया जाता है। जैसे मैं अगर बताऊं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गांव में 20 लोग मिले, ठीक है, और उन्होंने कमेटी फॉर्म की और हर लोगों ने ये डिसाइड किया कि 20 मंथ तक हम क्या करेंगे, पैसे कलेक्ट करेंगे और एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। जैसे 20 लोग हैं, अगर 5-5 हज़ार रुपया हर महीने वो इकट्ठा करते हैं और 20 महीने तक,
तो कितना होगा, हर महीने लाख रुपए की होगी। अब उस लाख रुपए को किसी एक जिस इंसान को जरूरत है उसको उठा के दे दिया, फिर अगला महीना वो इंसान 5-5 हजार करके 20 इंसान 20 महीना तक 5-5 हजार दिया, सबको लास्ट में करके पैसा मिला। आप बोलोगे सर फायदा क्या, तो भैया उसके लिए लगते हैं डाक। अब उससे ज्यादा मत समझिए, आप ये समझिए कि एक एक करके उसको पैसा मिल जाता है। तो ऐसे फॉर्म की जाती है कमेटी, ठीक है, इसको बोलते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन कमेटी आर क्वाइट पॉपुलर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द वेरियस फंक्शन, अलग अलग जगह पर क्या है ये बहुत आपका फेमस है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ए कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या है, कमिटी है। सिमिलरली देयर मे बी एग्जीक्यूटिव कमिटी, फाइनेंस कमिटी, ऑडिट कमिटी, बोनस कमिटी, प्लानिंग कमिटी, ग्रीवांसेस कमिटी, बहुत सारा कमिटी होता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ए कमिटी इज डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमिटी एंड द कांसेप्ट ऑफ कमिटी it may be defined as a group of person in an organization to another. However, committee may be defined as a groups of person in an organization for taking recommending certain decisions. तो क्या बोला भाई साहब कमेटी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारा कमेटी होता है, लेकिन हम एक की बात कह सकते हैं, कमेटी को एक ग्रुप ऑफ पर्सन की तरह बोल सकते हैं कि एक ग्रुप में कुछ पर्सन हैं जो सर्टेन डिसीजंस को लेकर काम कर रहे हैं। आइए स्टैंडिंग कमेटी, क्या जी, स्टैंडिंग कमेटी। अब ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है बताइएगा, तो कह रहा है स्टैंडिंग कमेटी नेवर डिसॉल्व, है ना। क्या होता है स्टैंडिंग कमेटी नेवर डिसॉल्व, मतलब परमानेंट लेवल का कमेटी होता है। देयर मे बी चेंजेस इन मेंबरशिप, मेंबरशिप में चेंज हो सकता है लेकिन डिसॉल्व नहीं होगा। द कमेटी रिमेन्स ऑलवेज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी, वो तो होते ही होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, तो इस तरह की कमेटी को स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। टेम्पररी कमेटी कुछ टाइम के लिए बनता है, कह रहा है दिस इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना फिर टाइम खत्म। कह रहा है एज सून एज पर्पस हैज बीन अकम्प्लिश्ड द कमिटी स्टैंड्स डिसॉल्व, हो जाता है खत्म। कह रहा है देयर इज अ स्ट्राइक इन ऑर्गेनाइजेशन देयर कमिटी इज फॉर्म, देखो अगर कोई हड़ताल कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी बन गई और फिर जैसे हड़ताल खत्म कमेटी खत्म। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव कमेटी, क्या है एग्जीक्यूटिव कमेटी, उस कमेटी को बोलते हैं जिसको एग्जीक्यूशन का पावर रहता है। देखो कह रहा है एग्जीक्यूट कमेटी इज वन दैट हैज पावर टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द एंटरप्राइज, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, है ना, तो इनको पावर होता है बहुत ज्यादा कि आप कोई भी डिसीजंस ले सके। एडवाइजरी कमेटी सिर्फ एडवाइस देने के लिए होता है, कमेटी दैट कैन ओनली मेक सजेशंस, it does not have the power to make decisions, तो ये सिर्फ सजेशंस के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं एडवाइजरी कमेटी। फॉर्मल कमेटी दिस इज वन दैट द कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द वैल्यूज एंड द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई साहब ये और ऐसी कमेटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज और पॉलिसीज पर ओपन होती है। एंड इट हैज हायरार्की होता है, इट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द लाइंस ऑफ अथॉरिटी, इसके फंक्शंस लाइंस ऑफ अथॉरिटी की तरह होते हैं। और इनफॉर्मल कमेटी तो भाई साहब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, कभी भी खुल जाते हैं। This is one of the one that is not constituted as per the rules and policies of the organization. Such committee is outcome of informal meetings to of workers to discuss their work related problems. तो ये क्या है, ये इसके काम है कि भाई कोई भी काम नहीं हो रहा है, चलो ठीक है डिस्कस कर लेते हैं एक बार इनफॉर्मली। एडवांटेज क्या है, स्कोप है ग्रुप जजमेंट का, कमेटी मेंबर्स मोटिवेटेड रहते हैं, प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व इंडिविजुअली नहीं होता है तो कमेटी से कर लेते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, मोर टाइप डिस्कशन होता है, समटाइम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब लास्ट जो है सॉरी एक और है मैट्रिक्स, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, ये दो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, एक को बोलते हैं फंक्शनल जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, दूसरे को बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो फंक्शनल में तो होता है भाई काम के हिसाब से डिवाइड कर दो, और जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है कि जैसे काम जितने देर के लिए हुआ उतने देर में ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, जैसे काम खत्म प्रोजेक्ट खत्म। अभी जैसे आपको कॉलेजेस में प्रोजेक्ट मिलता था, जितने देर के लिए प्रोजेक्ट मिला बना लिए काम खत्म, वैसा ही ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। जैसे अभी रोड पास बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, जी सर, उनका काम ही होता है क्या कि 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म ऑर्गेनाइजेशन खत्म, ठीक है वो चीज। तो कह रहा है मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंस टू स्ट्रक्चर, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। फंक्शनल डिपार्टमेंट इज अ परमानेंट फीचर ऑफ मैट्रिक स्ट्रक्चर, ये क्या सवाल पूछा गया है कि मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में जो परमानेंट फीचर है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है फंक्शनल एंड रिटेन्स ऑथोरिटी ओवरऑल ऑपरेशन इन द फंक्शन यूनिट्स, और ये क्या करता है ऑथोरिटी रखता है, इसके पास पावर होता है फंक्शनल यूनिट को चलाने का। प्रोजेक्ट टीम्स are created whenever a specific project require a high degree and technical skill, other resources or temporary period। तो ये बात प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो टेम्पररी पीरियड के होते हैं। अब जैसे किसी को समझ लो कि कोई स्किल नहीं आ रहा है, ठीक है,
कोई सॉफ्टवेयर का नॉलेज सीखना है तो वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन आएगी, आपको सिखाएगी, चले जाएगी। प्रोजेक्ट टीम फॉर्म हॉरिजॉन्टल चेंज एंड फंक्शनल डिपार्टमेंट क्रिएट ए वर्टिकल चेंज ऑफ कमांड। देख लो, प्रोजेक्ट टीम जो है हॉरिजॉन्टल और जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है वो वर्टिकल चेन ऑफ कमांड क्रिएट करता है। कह रहा है मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर टीम आर ड्रॉन, द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर प्लेस्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर हु हैज ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो जो आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट के जो मेंबर हैं वो सारे प्रोजेक्ट मैनेजर के अंतर्गत वो सारा काम कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, मोटिवेशन और मिलता है पर्सनल को और कम्युनिकेशन को प्रमोट करना मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है, प्रिंसिपल अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का, ड्यूअल कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता था पता है ना, एक इंसान को एक ही से कमांड मिलना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, तो भैया प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया तो कि हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और किसी एक टाइम पे आया, बात खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, बात खत्म। कह रहा है यूनिट्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट लॉन्ग ड्यूरेशन, अ टीम स्पेशलिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट एरिया इज क्रिएटेड ईच प्रोडक्ट। एक कोई स्पेशलिस्ट टीम आएगा हर अपना डिफरेंट एरिया से और वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। यूजुअली द टीम इज मैनेज्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, द प्रोजेक्ट स्टाफ इज सेपरेट फ्रॉम इंडिपेंडेंट ऑफ द फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो ये बात बिल्कुल अलग है, प्रोजेक्ट क्या है अलग है। एडवांटेज क्या होगा, डिजाइन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलेगा, स्किल व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब आपको जरूरत पड़ेगा तब आप यहां ले सकते हैं। फिक्स्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑन इंडिविजुअल्स ऑन द वर्क डन बाय देम। डिसएडवांटेज क्या है जी, प्रोजेक्ट मैनेजर मे हैव टफ टाइम डीलिंग विद द स्पेसिफिक डिफरेंट फील्ड। ये बात बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा जो उस टाइम के प्रोजेक्ट के लिए उसको हर बार डील करना होता है और नया नया लोगों से, तो उनके लिए है डिसीजन मेकिंग इज डिफिकल्ट है। टाइम within which the project has to be completed will put pressure on every individual। ये बात भी बिल्कुल सही है कि टाइम पर प्रोजेक्ट खत्म हो जाए इसके लिए हर टाइम आपको क्या प्रेशर देते रहना होगा। चलिए जी, तो ये हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खत्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।